जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। पेट्रॉन बनने का और मेंबरशिप लेने का दोनों का ही लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है अलग अलग, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं या फिर आप मेंबरशिप ले सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। दुनिया इजराइल के खिलाफ हमास की फौजी कामयाबी से हैरान है। हमास के हाथ से चलने वाले रॉकेट की काफी चर्चा हो रही है, पर आरपीजी से लॉन्च होने वाले यासीन 105 रॉकेट शेल्स क्या हैं, अब उस पर भी काफी बातचीत हो रही है। दोस्तों, यासीन 105 रॉकेट शेल्स का कैलिबर 64 बाई 105 mm है, वजन 4.5 kg, रेंज 150 मीटर्स, 60 सेंटीमीटर मोटा लोहा फाड़ने की कैपेबिलिटी रखता है। ये खास तौर पर अल्ट्रा मॉडर्न इजरायली मरकैवा आईवी टैंक को मार गिराने की कैपेबिलिटी रखता है। आपको बता दूं कि इजराइल के मरकैवा टैंक में सेंसर्स लगे हुए हैं जो दूर से ही विरोधी के मूवमेंट्स को भांप लेते हैं। मरकैवा हर तरफ से सेफ और सिक्योर है। उसकी छत पर ट्रॉफी सिस्टम है जो पेनिट्रेट यानी भेदा नहीं जा सकता है। एक ही रास्ता है, क्लोज रेंज, यानी टैंक के पास से आरपीजी से अगर कोई यासीन 105 रॉकेट छोड़े जाए तो मरकैवा बेकार हो सकता है। पर इसके लिए मिलिट्री कैपेबिलिटी से इतर एक अलग तरह का जान देने और लेने का जज्बा और आइडियोलॉजी होनी चाहिए। हमास ने इसी बात को पकड़ लिया है और क्लोज रेंज आरपीजी से यासीन 105 रॉकेट धड़ाधड़ छोड़ करके इजराइल के तमाम अल्ट्रा मॉडर्न मरकैवा टैंक्स को धूल में मिला दिया गया है। वहीं गजा जंग में हिजबुल्लाह लेबनान इजराइल बॉर्डर पर पूरी तरह एक्टिव हो चुका है। यमन भी खुल करके मैदान में आ गया है। वहीं तमाम जानकार अब इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक की बात कर रहे हैं। दोस्तों, जानकारों के मुताबिक इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक या जामी नाम का ये ऑर्गेनाइजेशन इराक के अंदर मौजूद है और ये ऑर्गेनाइजेशन अब अल असद, अल तन्फ और अरबिल जैसे अमेरिकी फौजी अड्डों पर हमला कर चुका है। जामी की आइडियोलॉजी हमास से मिलती है। उसके पास मिसाइल्स, ड्रोन्स और मुख्तलिफ हथियारों का जखीरा है। जामी की पहुंच सीरिया में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों तक है। जामी फंडामेंटलिस्ट इराकी राष्ट्रवाद पर बेस्ड है। इजराइल हमास जंग पर करीबी नजर रख रहे तमाम जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में जामी अमेरिका इजराइल दोनों के लिए अच्छी खासी मुसीबत खड़ी कर सकता है। दूसरी तरफ कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने एक इजरायली हर्मीज 450 ड्रोन को मार गिराया है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि हर्मीज 450 की लागत पर सिस्टम $10 मिलियन से $15 मिलियन के बीच है। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने हर्मीज 450 को मार गिराने के लिए ईरानी 358 मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ये मिसाइल हिजबुल्लाह, यमन के अंसारुल्लाह और इराक के पीएमएफ के तरफ से इस्तेमाल करी जाती है। वहीं हिब्रू मीडिया आउटलेट्स ने एक फुटेज जारी किया है जिसमें कल रात इजराइल का आयरन डोम इंटरसेप्टर को तेल अवीव पर गिरते हुए दिखाया गया है। ऐसा लग रहा है आयरन डोम मिसाइल खराब हो गया है या हो सकता है आयरन डोम का सिस्टम को किसी ने हैक कर लिया हो। सोचिए, दुनिया की सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी मानी जाने वाला इजराइल का आयरन डोम भी फेल हो सकता है। तो आपको यहां पर बता दूं कि इजराइल की ये टेक्नोलॉजी मिसाइल हमले रोकने के लिए बनी थी, लेकिन कल रात ये फेल हो गई और इसका असला अपने ही इलाकों में गिरने लगा। आयरन डोम कल तेल अवीव में मिसफायर हो गया और तेल अवीव में कई घरों और एक हॉस्पिटल समेत कुछ और जगहों को यू टर्न लेकर उसने निशाना बना लिया। कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में आयरन डोम के फेलियर को साफ तरीके से देखा जा सकता है। खैर दोस्तों, दुनिया के तमाम इंसाफ पसंद नेताओं और इंटेलेक्चुअल्स का कहना है
कि रेफ्यूजी कैंप, हॉस्पिटल, मस्जिद, यूनिवर्सिटी, घरों पर बॉम्बबारी करके मासूम बच्चों और औरतों की जान लेना जंग नहीं हो सकती है। ये इजराइल की तरफ से करा जा रहा नरसंहार है। अब सोचिए तो, जो मुल्क तमाम ताकतवर मुल्कों के सपोर्ट के बावजूद सीधे जंग नहीं लड़ सकता है, वो कितना बुजदिल मुल्क होगा। तो दोस्तों, बुजदिल मुल्क से याद आई एक बेहद ताकतवर मुल्क के मिनिस्टर की एक तस्वीर। सोच रही हूं कि आप लोगों को भी दिखा दूं। अब ये तस्वीर देखें। ये है मिस्टर ब्लिंकी, जो बगदाद में मौजूद हैं। इराक में 20 साल से कब्जा होने और $2 ट्रिलियन खर्च करने के बाद भी अमेरिकी नेताओं को बगदाद में बुलेट प्रूफ जैकेट पहननी पड़ रही है। खैर, अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकेन ने फिलिस्तीनी नेता अब्बास के सीज फायर की बात को ठुकरा दिया है। वेस्टर्न लिबरलिज्म यानी उदारवाद का चेहरा फिर दुनिया के सामने आ गया है। पर नए भारत समेत तमाम डेवलपिंग देशों के उदारवादी फिलिस्तीन के साथ सॉलिडारिटी तो दिखा रहे हैं, पर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को कुछ नहीं कह रहे हैं। यही लोग बेलारूस, हांगकांग, कजाकिस्तान, वेनेजुएला, क्यूबा, ईरान में वेस्टर्न कंट्रीज के तरफ से पाली गई डेमोक्रेसी के सियासी तमाशे पर वर्चुअली नाचने लगते हैं। दोस्तों, इजरायली हेंचमैन नेतन्याहू ने दशकों पहले ही फिलिस्तीनियों को बाहर करने का अपना ख्याल रख दिया था। उसके बाद भी उसने अपने इंटरव्यू में लगातार कहा है कि फिलिस्तीन को एक देश नहीं बनाना है। इसे वेस्ट के लिबरलों और कंजर्वेटिव सेक्शन का लगातार साथ मिला है। इजराइल के इतिहास के 1/3 से ज्यादा वक्त तक इस शख्स ने राज किया है। इसने आज के इजराइल को अपने कॉन्सेप्ट और बिलीफ से गढ़ा है। शायद इसीलिए कुछ हफ्ते पहले ही कुछ जानकारों ने लिखा था कि इजराइल गाजा पर एटॉमिक बॉम्ब गिरा सकता है। अब इजराइल के मंत्री एमीशाय एलियाहू ने उस पॉसिबिलिटी को खुलकर कबूल कर लिया है। नेतन्याहू ने इस बयान से खुद को अलग कर लिया है, लेकिन ये इजरायली हुक्मरानों का नजरिया है। इजराइल के ऑपोजिशन के नेता यायर लपेड ने एलियाहू को क्रिटिसाइज किया है, लेकिन सिर्फ इस बात पर कि उसने हमास के पास बंधक इजरायलियों की फिक्र नहीं करी, मानो फिलिस्तीन लोगों की जान कोई मायने ही नहीं रखती हो। वैसे हकीकत ये इजरायली मंत्री एलियाहू की कि गाजा पर एटॉमिक बॉम्ब से हमले वाले बयान पर चुप्पी बेहद खतरनाक है। उसका सस्पेंशन एक दिखावा है। उसे नेतन्याहू और बाइडेन का पूरा सपोर्ट हासिल है। कुछ जानकारों की माने तो इजराइल और अमेरिका ने असर देखने के लिए बयान दिलवाया था। इजराइल पैलेस्टीन पर डिस्ट्रक्टिव वेपन्स के इस्तेमाल का इरादा रखता है। जानकारों के मुताबिक इजराइल गजा पर एटॉमिक बॉम्ब या कोई ऐसा हथियार जिसको दुनिया ने कभी नहीं देखा हो, उसका इस्तेमाल कर सकता है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कैपिटल यानी IFC दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और इजराइल इसकी फ्रंट लाइन की ताकतें हैं। कुछ जानकार तो ये भी कहते हैं कि IFC दुनिया को डरे हुए सेटलमेंट में तब्दील करना चाहती है, जहां कोई डेमोक्रेसी या मुखालिफत नहीं होगी। इंसान को ओबीडियंट, डरे हुए गुलामों में बदलने के इस बड़े एक्सपेरिमेंट में फिलिस्तीनियों की बलि चढ़ाने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन मसला अब उल्टा पड़ रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू के लिए यह जमीन सिकुड़ती जा रही है। हजारों की तादाद में इजरायली अवाम प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के घर के सामने जमा होकर उनका इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। दोस्तों, सोचिए, दुनिया भर से आ रहे ह्यूमन राइट्स को ताक पर रखने वाले इजराइल के एक मंत्री ने गजा पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने की धमकी दे दी है। इंटरनेशनल छीछा लेदर से बचने के लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उस मंत्री को सस्पेंड कर दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने विरासत मंत्री अमीहाई एलियाहू को सरकारी बैठकों से इनडेफिनिट टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया है। इस बड़बोले मंत्री ने संडे सुबह में कहा था कि गजा पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने का ऑप्शन भी मौजूद है। इसके फौरन बाद ही इंटरनेशनल रिएक्शन देखा गया। तब इस मंत्री ने अपने बयान को सिंबॉलिक बताते हुए उसे वापस ले लिया, लेकिन पहले से ही विवादों में चल रहे बेंजामिन नेतन्याहू पर मंत्री को हटाने का दबाव बढ़ गया। संडे दोपहर में नेतन्याहू ने मंत्री एलियाहू को सस्पेंड करने का ऐलान किया।
इसके बाद इजराइल कैबिनेट की होने वाली बैठक अचानक रद्द कर दी गई। अभी नई तारीख ऐलान नहीं करी गई है। इजरायली सरकार पर हमास के कब्जे से बंधकों को छुड़ाने का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में काफी प्रोटेस्ट चल रहे हैं और उनसे इस्तीफे की मांग भी करी जा रही है। इस मंत्री को सस्पेंड किया जाना भी मजाक का मुद्दा बन गया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के तरफ से विरासत मंत्री अमिचाई एलियाहू को कैबिनेट बैठकों से सस्पेंड करना काफी यूजलेस है। इससे क्या हासिल होगा? वाइनेट न्यूज साइट ने नेतन्याहू कैबिनेट के मंत्री के हवाले से कहा है कि एक मजाक है। वैसे भी बामुश्किल कोई कैबिनेट बैठक होती होगी और ज्यादातर काम फोन से ही किया जा रहा है। तो आप लोग को बता दूं कि रेडियो कोल बेरामा के साथ एक इंटरव्यू में ये पूछे जाने पर कि क्या गाजा पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जाना चाहिए, इस सवाल के जवाब में एलियाहू ने कहा था कि ये पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी है। इसी इंटरव्यू के दौरान एलियाहू ने गजा में किसी भी ह्यूमैनिटेरियन हेल्प देने की इजाजत पर भी ऐतराज जताया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि एलियाहू ने गाजा पट्टी के इलाके को वापस लेने और वहां सेटलर्स को बसाने का भी सपोर्ट किया था। फिलिस्तीनी सिटीजन्स के फ्यूचर के बारे में पूछे जाने पर एलियाहू ने कहा था कि वो आयरलैंड या रेगिस्तान में जा सकते हैं। गजा में राक्षसों को खुद सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि नॉर्दर्न गाजा पट्टी को वजूद में रहने का भी कोई हक नहीं है। फिलिस्तीनी या हमास का झंडा लहराने वाले किसी भी शख्स को दुनिया पर रहना जारी नहीं रखना चाहिए। सोचिए, जालिम खुद को खुदा समझ रहा है। सैकड़ों परिंदे आसमान पर आज नजर आने लगे हैं। कुर्बानियों ने दिखाई है राह उन्हें आजादी से उड़ने की। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, या तो इसके पैट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप ले करके। और दोनों का ही लिंक अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप या तो पैट्रॉन बन सकते हैं या फिर मेंबरशिप ले सकते हैं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।